बता दें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का श्रमिक कानूनों में बदलाव पर ऐतराज देखने को मिला है। महानिदेशक गाय राइडर ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है। श्रमिक कानून को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए हैं, उनको बनाया जा रखा है और इसको लेकर किसी भी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। ये तमाम तरह की बातें कही गई हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में श्रमिक कानून में बदलाव किए गए हैं और ये भी आपको बता दें कि सभी मजदूर संगठन बदलाव का विरोध कर रहे हैं। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से पत्र लिखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर बात की जाए तो श्रमिक कानूनों में बदलाव पर ऐतराज जताया गया है। महानिदेशक गाय राइडर ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। श्रमिक कानून को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए रखें और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में श्रमिक कानूनों में बदलाव हुआ है, जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। और ये भी आपको बता दें कि सभी मजदूर संगठन बदलावों का विरोध कर रहे हैं। और चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। आईबी सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अधिवक्ता हैं। आईबी सिंह साहब, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से श्रमिक कानूनों में बदलाव किया गया है, इसको लेकर तो सरकार का ये कहना है कि साहब आवश्यकता है समय की, जो रोजगार हैं वो बढ़ने चाहिए, अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? श्रमिक अभी इस क्राइसिस में 5 करोड़ श्रमिक सड़कों पे घूम करके अपनी व्यथा पूरी विश्व को बता चुके हैं। अभी जो उन्होंने क्राइसिस झेला है, शायद विश्व में कभी भी इतना श्रमिकों ने इतनी कठिनाई नहीं झेली होगी। अब उसके बाद से तुरंत ही सरकार ने उनकी वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर्स को एडवर्सली अफेक्ट करने के लिए ये जो कानून बनाए हैं, ये बड़े घातक थे और किसी भी हालत में ये अर्थव्यवस्था को तो सही दिशा में नहीं ले जाएंगे, लेकिन जो लोगों की लिविंग कंडीशन है वो एकदम खराब हो जाएगी। आखिर श्रमिक के ऊपर ही क्यों प्रहार किया जा रहा है? आप अगर अर्थव्यवस्था संभालना है तो जो हमारे कैपिटलिस्ट क्लास है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो जिनकी लाखों करोड़ों की मुनाफेबाजी है, उनके ऊपर क्यों नहीं प्रहार करते हैं? आप टैक्स इविजन पर कोई कुछ कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं और सिर्फ सबसे मजदूर जो किसान है, मजदूर है, ये सबसे बेचारे छोटे तबके के लोग हैं, इन्हीं के ऊपर बार बार अटैक करना। तो एकदम मजदूर संगठनों की जो मांग है वो एकदम ठीक है और कायदे की बात तो यह है कि इस समय सरकार को वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन और वर्किंग आवर्स के बारे में ज्यादा ध्यान देने की लेकिन सबसे बड़ी बात तो सिंह साहब यहाँ पर ये है कि सरकार का तो ये कहना है कि वर्किंग आवर्स अगर हम बढ़ा रहे हैं, 8 घंटे की जगह 12 घंटे की नौकरी अगर आप करते हैं तो ऐसे में एक्स्ट्रा अमाउंट भी दिया जाएगा, जो तनख्वाह है उसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी या उसका एक्स्ट्रा अमाउंट भी दिया जाएगा। तो ये बात तो पहले भी थी, क्योंकि अगर पहले भी श्रमिक या मजदूर एक्स्ट्रा टाइम काम करते थे तो ओवर टाइम उन्हें दिया जाता था। तो नई बात क्या है इसमें? नई बात यह है कि ओवर टाइम जो दिया जाता था वो बैंक्स में दिया जाता था, लेकिन जो लोअर तबके के काम करने वाले जो मैनुअल लेबर करते थे, उनकी वर्किंग कंडीशन अगर आप 8 घंटे से 12 घंटे या 10 घंटे कर देंगे तो उनकी लाइफ खत्म होगी कि नहीं होगी? उनकी लाइफ कम हो जाएगी बिल्कुल उनकी। तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए ना। आप ये कह के कि साहब हम वर्किंग कंडीशन उनके फायदे के लिए कर रहे हैं, आप उनको मतलब मशीन थोड़ी बना देंगे कि आप 8 घंटे की जगह पे 12 घंटे काम चला देंगे तो हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल सिंह साहब आप हमारे साथ मौजूद रहें। अतुल श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं, आर्थिक मामलों के जानकार। अतुल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार का तर्क है कि बेरोजगारी बढ़ गई है और इसीलिए श्रमिक कानूनों में बदलाव किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बेरोजगारी 70 सालों में नहीं थी? आखिरी 1 या 2 महीने में ही याद आया कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है? गुड इवनिंग मैडम। बात बेरोजगारी की नहीं है। अगर हम लोग देखें, हम 1 साल पहले 1.5 साल पहले हम लोग बात करते थे लेबर रिफॉर्म्स की, ह्यूमन राइट्स की, लेबर के जीवन स्तर को सुधारने की। आज हम उल्टी दिशा में बात कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्री से भी, तो हमारा जो लेबर है, हमारा जो लेबर लॉ है, तो हम बहुत ही काफी नीचे पायदान पर हैं। यहाँ उल्टा गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको सहूलियत देने के बजाय
उनको और डिमोरलाइज कर रही है, उनको और दबा रही है, उनको और आर्थिक मंदी की ओर ले जा रही है। तो ये सिचुएशन आने वाले दिनों में हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा ही नेगेटिव इफेक्ट डालने वाली है। अतुल जी, यहाँ पर तो सरकार का कहीं ना कहीं लक्ष्य ये है कि लगभग 1000 ऐसी कंपनियां हैं जो चीन से बाहर निकलना चाहती हैं, और भारत सरकार का कहीं ना कहीं ये मानना है कि भारत में अगर चीन जैसे हालात दे दिए जाएंगे, वर्किंग कंडीशन दे दी जाएंगी, तो ये 1000 कंपनियां भारत में आएंगी और भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं एक छोटी सी बात कहूंगा और बहुत ही प्रैक्टिकली बात, अगर व्यूवर्स और सब ध्यान देंगे उस बात को। हमारे यहाँ नैनो का क्या हाल हुआ था, नैनो को खुद हमारे यहाँ पर भटकना पड़ा कि इस स्टेट से उस स्टेट से। जब हमारे नैनो का हाल हुआ, आप लगा लीजिए क्या बाहर की कंपनी इतनी आसानी से आएंगी यहाँ पर? बिल्कुल ही नहीं। मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल रहा हूँ, बिल्कुल ही नहीं। ये तो गवर्नमेंट का एक तर्क है जो किसी भी इंडस्ट्रियल को खरा नहीं उतरेगा। आप खुद सोचिए, जब नैनो को आप लोग इधर से उधर भटका रहे थे, इस स्टेट से उस स्टेट, तो क्या फॉरेन कंपनियां इतनी वो तो पूरा रिसर्च करके आती हैं, उनको पूरी हर तरह के स्टेट का हेल्प चाहिए होती है। क्या हम लोग दे पाएंगे? आंसर है नहीं। अच्छा, सिंह साहब, आपका रुख करना चाहेंगे। जो सरकार का तर्क है वो ये है कि श्रमिक कानूनों में जो बदलाव किया गया है उसमें ऐसा नहीं है कि उद्योगपतियों या कंपनियों का ख्याल रखा गया है। इसमें पहली बात ये कही गई है कि न्यूनतम वेतन जो है वो कंपनी को या उद्योग को देना ही होगा। इसके अलावा ये कहा गया है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो कंपनी की जिम्मेदारी होगी, उद्योग की जिम्मेदारी होगी। और तीसरी बात ये कही गई है कि अगर कोई हादसा होता है तो ऐसे में कॉम्पनसेशन देना होगा कंपनी को, उद्योग को। तो क्या ये सेफ गार्ड है श्रमिकों के, या इसके विषय में कुछ अलग राय रखते हैं आप? देखिए, ये कानून तो हमारे देश में पहले से ही है, सभी के सभी मौजूद हैं। पहले भी था कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट था, जब कोई एक्सीडेंट होता था या जो उनकी कैजुअलिटी होती थी, या तो सारे एक्ट हमारे पहले से बने हुए हैं जी। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि गवर्नमेंट कंफ्यूज है क्या, या लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। मजदूरों के ख्याल जब करेंगे आप, तो मजदूरों के ख्याल के लिए फायदा कैपिटलिस्ट का ही होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट का ही होगा। मजदूर का जितने घंटे काम कराएंगे उससे, तो उसका फायदा उसको मिल रहा है। देखिए, आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए मजदूरों के ऊपर प्रहार न करके आप इंडस्ट्रीज के ऊपर, कैपिटलिस्ट के ऊपर प्रहार करिए। आज जीएसटी जो इन्होंने लगाया है पिछले 4 सालों से 80% लोग जीएसटी नहीं दे रहे हैं जी। पूरा पैसा ले रहे हैं आम आदमी से, लेकिन जीएसटी का पेमेंट नहीं हो रहा है। 2014 में जापान की कंपनियां आ रही थी और सुपर फास्ट ट्रेन चल रहे थे, सब कुछ हो रहे थे। ये इंडस्ट्री आ रही है, वो इंडस्ट्री आ रही है। कितनी इंडस्ट्री लग गई आपकी आंखों के सामने, कितने लगे हैं? बिल्कुल। तो गवर्नमेंट सबको भ्रमित कर रही है, गलत बात है। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट की तरह एक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। हम सरकार चुनते हैं इसलिए कि सरकार लोगों की भलाई करेगी, लोगों को भ्रमित नहीं करेगी। अच्छा अतुल जी, आप ये बताइए कि जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कि जो तमाम श्रमिक संगठन हैं वो इन श्रमिक कानूनों में बदलाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हैं। हड़ताल की बात कही जा रही है कि अगर आने वाले दिनों में किसी प्रकार का कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया तो हड़तालें की जाएंगी, आंदोलन किए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में हमने देखा किस तरह से काफ़ी बड़ी संख्या में मजदूर और श्रमिक वहाँ इकट्ठा हुए थे। क्या आप मानते हैं कि आने वाले दिनों में आंदोलन और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे श्रमिक संगठन हैं जो कि इन कानूनों के खिलाफ हैं? बिल्कुल 100%। इसमें अभी जो आंदोलन बहुत ज्यादा से बढ़ेगा। और एक पॉइंट जो कोई रेज नहीं कर रहा है, वो पॉइंट हमें जान लेना चाहिए कि हमारे इंडिया में अनस्किल्ड लेबर ज्यादा है। अगर हम कंपेयर टू अदर कंट्रीज, हमारे यहाँ स्किल्ड और अनस्किल्ड की अगर बात करें तो एक बार को कंपनियां, जो भी कंपनियां हैं, वो अगर 10% स्किल्ड को काम दे भी देती हैं, तो 90% जो हमारा अनस्किल्ड है, जो लार्ज स्केल पे है, वो तो बेरोजगार हो रही है। और इसका इम्पैक्ट 100% आपको आने वाले दिनों में आंदोलन के रूप में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो कमी आएगी उसके रूप में, प्लस बहुत सारी चीजों में आपको साफ साफ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब हमसे बातचीत करने के लिए। अतुल श्रीवास्तव जी का भी धन्यवाद करेंगे हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से तमाम संगठन जो हैं इन बदलावों के खिलाफ हैं, और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर बात की जाए तो जो बदलाव किए गए हैं इनको लेकर उन्होंने ऐतराज जताया है। महानिदेशक हैं गाय राइडर, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख दिया है इस पूरे मामले को लेकर। श्रमिक संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं और बड़े आंदोलन की चेतावनी उनके द्वारा दी गई है।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें, कोरोना काल में प्रशासन काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। गाजियाबाद और दिल्ली की सीमा जो है वो सील कर दी गई है। डीएम ने आदेश जारी किया है, उनके अनुसार पास धारकों को ही आने जाने की इजाजत दी जाएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आज कड़े कदम उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा को सील कर दिया गया है। गाजियाबाद और दिल्ली की जो सीमा है, और डीएम ने यहां कड़े आदेश भी जारी कर दिए हैं। साफ तौर से डीएम का कहना है कि पास धारकों को ही आने जाने की इजाजत यहां दी जाएगी। और चलिए इसी विषय पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता प्रदीप। प्रदीप, बताइए क्या कुछ आदेश दिए हैं डीएम ने, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोहन नगर का जो इलाका है या नोएडा का जो इलाका है, वहां पर जिस प्रकार से मामले बढ़े हाल फिलहाल में, उसको लेकर ही शायद इस तरह के कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और जब से लॉकडाउन 4 लागू हुआ है, कुछ चीजों में छूट मिली है। उसके कारण दिल्ली में आना जाना ज्यादा हो रहा है और लगातार आए दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो देखते हुए आज जिला अधिकारी ने जितने भी बॉर्डर्स हैं दिल्ली से टच कर रहे हैं, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर है या आनंद विहार कौशाम्बी का बॉर्डर है, दिलशाद गार्डन है, लोनी क्षेत्र जो भी है, मोहन नगर का क्षेत्र है, यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। और जो आवागमन हो रहा था दिल्ली का, वो जिन लोगों के पास है, बस केवल उन्हीं को छूट दी जा रही है आने जाने की। या जो मीडिया कर्मी है जिनके पास आई कार्ड है, उन लोगों को छूट दी जा रही है। अदरवाइज जितनी भी छूट दी गई थी लॉकडाउन 4 में, वो सभी बंद कर दी गई आज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और भरत शर्मा जी माफ कीजिएगा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भरत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से यूपी की सरकार सख्ती दिखाती हुई नजर आ रही है, वो लाजमी भी है, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा किस प्रकार से प्रवासी श्रमिक जो हैं वो पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में, और कई ऐसे इलाके थे जो कि नॉन कोरोना इलाके माने जाते थे, वहां पर भी कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। देखिए, ये जो है, ये जिस फेज में हम लोग पहुंच गए हैं, इस फेज में आप बहुत लंबे समय तक कम्युनिटी के बीच में इसके फैलने को नहीं रोक सकते, है ना। तो अभी तक जो आपने किया है जितना भी, उससे आपने कम्युनिटी के बीच में इसको अभी फैलने से रोक लिया है ना। ये हमारी एक, हम कह सकते हैं कि हमारी उपलब्धि है। और अभी भी जो उत्तर प्रदेश जैसी सरकार है, जो कि उत्तर प्रदेश में डेंस पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और दूसरा उत्तर प्रदेश और बिहार 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ से माइग्रेशन बहुत बड़ी संख्या में होता है ना। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की ये ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, और वो लोग ज्यादा अलर्ट भी हैं इस मामले को लेकर कि इस बीमारी को लोगों के बीच में, और खासकर कम्युनिटी के बीच में फैलने से किस तरीके से रोका जाए, और उसको बॉर्डर का मामला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों भी कि उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार के बीच में काफी ज्यादा तनातनी थी। दिल्ली की सरकार का ये कहना था कि उत्तर प्रदेश जो है वो श्रमिकों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यूपी का ये कहना था कि दिल्ली से लगातार धकेले जा रहे हैं लोग उत्तर प्रदेश में, और इसके चलते कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं। तो ये जो तनातनी है, ये भी कहीं ना कहीं खतरनाक है। देखिए, ये तनातनी, मुझे लगता है कि आप जिन माइग्रेंट लेबर की बात कर रहे हैं वो अल्टीमेटली इस देश के नागरिक हैं, है ना। बहुत जरूरी था कि हम पहले लॉकडाउन शुरू करने से पहले ही हम इनका कहीं सेटलमेंट करते। चलिए, अब वो वक्त अगर गुजर गया, तो जैसे ही आपने लॉकडाउन शुरू किया उस समय, क्योंकि ये बात तो देखिए, ये तो तय था कि जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हुई हैं, तो उससे भुखमरी के हालात पैदा होंगे, है ना। ये एक साधारण समझ वाली बात थी, और भुखमरी के अगर हालात होंगे तो निश्चित तौर पे जो माइग्रेंट लेबर है वो लौटकर अपने घर जाएगी, है ना। अगर ये लॉकडाउन अगर होली पे हो जाता तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि होली और दिवाली 2 ऐसे त्योहार हैं जब हमारे बड़ी संख्या में जो माइग्रेंट लेबर हैं वो अपने अपने घरों में जाते हैं। तो उस समय बहरहाल अब वो वक्त निकल गया, तो इसलिए ये बात करना कि तब कैसा होता है या तब क्या होता,
हम उस बात को छोड़ दें, क्योंकि अब जो वक्त निकल गया वो निकल गया। बात यह है कि जो लेबर है और जो जिस राज्य का है वो वहां पर आएगा, तो सरकारों को अभी भी कोशिश ये करना चाहिए, हालांकि कर भी रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं और उन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो सरकारें कर पा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नंबर्स ऑफ माइग्रेंट लेबर है वो इतना ज्यादा है कि आप अभी तक उसको ढंग से व्यवस्थापित नहीं कर पाए हैं। और इधर जो आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब आर्थिक संकट तो देखिए, सबसे ज्यादा जो आर्थिक संकट है वो उन्हीं मजदूरों के ऊपर है, क्योंकि वो रोज कमाने वाले मजदूरों की संख्या उसमें ज्यादा है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर भी सतर्कता बढ़ती जा रही है और शायद यही वजह है कि डीएम ने इस तरह के आदेश दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भरत शर्मा जी हमसे बातचीत करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि 62 दिनों के बाद आज आसमान में विमानों की आवाजाही देखने को मिली। दिल्ली, मुंबई समेत कई हवाई अड्डों से यात्री विमानों ने उड़ान भरी। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सुबह पुणे के लिए सबसे पहली फ्लाइट रवाना की गई। ये भी आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर नजर आई तमाम तरह की तैयारियां और सभी यात्री मास्क पहने हुए नजर आए। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि इस तरह से विमानों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। दिल्ली, मुंबई समेत कई हवाई अड्डों से यात्री विमानों ने उड़ान भरी है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सुबह पुणे के लिए पहली फ्लाइट रवाना की गई। ये भी आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर तमाम तरह की तैयारियां नजर आईं। उसके अलावा सभी यात्री मास्क पहने हुए नजर आए। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। प्रबल सक्सेना जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सक्सेना साहब, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से तो फैसला लिया गया, घरेलू उड़ानें भी आज से शुरू हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में इससे काफी सहायता मिलेगी। निश्चित बिल्कुल, ये जो निर्णय लिया है सरकार ने, ये देखिए जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में जिस तरह से भय का माहौल है, अधिकांश लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और जिस तरह से उसका लॉकडाउन का लोगों ने पालन भी किया है और जिस तरह से लोग सोशल डिस्टेंस बना के काम कर रहे हैं, लोग मास्क लगा के, सैनिटाइजर लगा के रह रहे हैं और लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनको जीने के लिए भी कुछ करना है, तो उसके लिए आर्थिक रूप से भी जिस तरह से वो एक प्रकार से जो मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, अब जरूरी हो गया है कि वो इन उड़ानों का उपयोग करें और निश्चित समय पर एक स्थान में पहुंचे जहां से वो जो 2-2.5 महीने से जो रुका हुआ काम था वो शुरू हो सके। इस आशय को लेकर जो है वो उड़ानें शुरू की गई। अच्छा प्रबल जी, इस बीच जिस प्रकार का रुख सुप्रीम कोर्ट का देखने को मिला, या प्रशासन भी इसको लेकर सतर्क है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन चाहे ट्रेन है या फ्लाइट है वहां पर होना चाहिए, इसको लेकर और ज्यादा सख्ती बरते जाने की आवश्यकता है, क्योंकि पहला दिन है और धीरे धीरे हमारे देश में लोगों की मानसिकता ये है कि चीजों को भुला दिया जाता है। तो ऐसे में लगातार इन बातों को ध्यान में रखा जाए, अर्थव्यवस्था को भी संभाला जाए, लेकिन कोरोना के ऊपर भी किस तरह से प्रहार करना है इसको ना भूला जाए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। निश्चित रूप से देखिए, जान है तो जहान है, इसको लेकर लोग चल रहे हैं। और अब एक बात बताऊं आपको मैं कि ये जो कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से लोगों में अवेयरनेस आई है, वो एक प्रकार की जीवन दिनचर्या में समाहित हो चुका है। अब आप देखिए, आप घर में जाते हैं तो आप हाथ जूते उतारते हैं, पहले हाथ पांव धोते हैं, सैनिटाइज होते हैं, उसके बाद फिर आप जाते हैं, फिर आप नहाते हैं। तो एक प्रकार से आपको समझ में आने लगा है कि ये जो संकट है, जो दबे पांव आया है, कब किसके ऊपर क्या कर लेगा। तो अब लोगों में, मैंने कहा ना आपसे, इतना ज्यादा लोगों में जागरूकता आ गई है कि वो जीवन की दिनचर्या बन गई है। मतलब आपकी दिनचर्या जो है अब वो शुरू होती है तो आप घर से निकलने से पहले मास्क लगा लेते हैं, 3-4 बार सैनिटाइज करते हैं हाथ से और एक प्रकार से लोगों से भी दूर से बात कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से ये बताता है कि हमने इसको अपनी जीवन शैली में आत्मसात कर लिया है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रबल जी हमसे बातचीत करने के लिए। और अब बात करते हैं तमिलनाडु की। जी हाँ, आपको बता दें तमिलनाडु में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। आज 805 नए मामले सामने आ चुके हैं। ये भी आपको बता दें कि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। नए केसों में 549 मरीज चेन्नई से आए हुए बताए जा रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि राज्य में कुल आंकड़ा 17,000 को क्रॉस कर चुका है। के लिए बता दें किस तरह से फ्लाइट्स की आवाजाही यहां पर शुरू हुई है। और इस बीच जैसा कि जानकारी हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रही हैं कि फ्लाइट्स में लोगों का आना जाना भी जारी है। इस बीच कोरोना का कहर भी देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के आंकड़े हमने आप तक पहुंचाए हैं, लेकिन जिस तरह से फ्लाइट्स की आवाजाही बढ़ी है उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं लोगों का आना जाना शुरू होने के बाद राहत की सांस लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि इस तरह से तमाम तरह के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। एक तरफ कर्नाटक में हम देख पा रहे हैं मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, दिल्ली में मामले बढ़े हैं, राजस्थान में मामले बढ़े हैं, लेकिन इस बीच विमान सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं। चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो फ्लाइट में उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि एक 5 साल का बच्चा भी 3 महीने के बाद अपनी माता से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। तो कर्नाटक की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें या अन्य इलाकों की बात करें, ये तमाम ऐसे इलाके हैं, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर फ्लाइट्स की आवाजाही के बाद कहीं ना कहीं लोग राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आओ मिश्रा जी आओ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ 4 ਚ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੀਏ। 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ, अपनी सुरक्षा, अपने हक। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एक और बड़ी खबर के बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर है, जमात के प्रमुख मौलाना साद पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ये भी आपको बता दें कि साद के बड़े बेटे का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। बेटे के साथ 5 और करीबियों का पासपोर्ट भी जब्त किया गया है। ये 5 लोग जमात के प्रबंधन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं।
तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि इस तरह से जमात के प्रमुख मौलाना साद पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। और जैसे कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है कि साद के बड़े बेटे का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। बेटे के साथ 5 और करीबियों के पासपोर्ट जब्त हो चुके हैं और ये पांचों लोग मरकज के प्रबंधन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और चलिए इसी विषय पर बातचीत करते हैं। अनूप भटनागर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनूप जी, मेरा सवाल ये है कि मौलाना साद को लेकर जांच एजेंसियां काफ़ी वक्त से कोशिश कर रही हैं कि उनसे पूछताछ हो सके, पूरे मामले को लेकर उनसे फैक्ट जाने जा सकें, लेकिन आखिर क्या वजह आप मानते हैं कि साद सामने आने के लिए तैयार नहीं है? और जिस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ा है, कार्रवाई अब की जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझको लगता है कि शायद दिल्ली पुलिस ने और सरकार ने ढील दी ताकि ये रमजान का महीना निकल जाए जी, ऐसा मुझको लगता है। क्योंकि ऐसी कोई वजह नहीं है कि क्राइम ब्रांच मौलाना साद को गिरफ्तार न कर सके या उनके बारे में कोई जानकारी नहीं हो। लगातार खबरें आ रही हैं और मुझको लग रहा है कि अब आने वाले समय में, हफ्ते 10 दिन में मौलाना साद की गिरफ्तारी हो जाएगी या वो खुद सरेंडर करेंगे या एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, ये जो बड़े बेटे बताए जा रहे हैं जिनका पासपोर्ट जब्त किया गया है साद साहब के, इनके विषय में ये जानकारी है कि जमात का जितना भी कामकाज था यही देखा करते थे, तो कहीं ना कहीं पहली कड़ी को पकड़ा गया है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। ये माना जा सकता है कि जो एजेंसियां हैं उनको भी शक है कि पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से जानकारी इनको थी। और दूसरी बात ये कि मामला अब जिस तरह से सामने आया है उसके बाद देश छोड़कर भी जा सकते हैं। ये देखिए, ये देश छोड़ के जा सकते थे, मगर अब चूंकि देश से बाहर जाने के लिए सारे उड़ानें बंद हैं, तो यहाँ से बाहर निकलने का सवाल नहीं। प्रवर्तन निदेशालय ने पहले से मामला दर्ज कर रखा है और 916 जो विदेशी जमाती थे उनके खिलाफ ये चार्जशीट फाइल हो रही है। इस तमाम सारी कार्रवाई के बीच में मौलाना साद का बच के निकलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो इनके बेटे को हिरासत में दिया है और भी इनके करीबियों के पासपोर्ट जब्त किए गए हैं। चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ईद का इंतजार किया जा रहा था और कहीं ना कहीं कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि जानकारी हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जांच एजेंसियां एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। बड़े बेटे का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। ये भी आपको बता दें कि बेटे के साथ 5 और करीबियों का पासपोर्ट भी जब्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी हमसे बातचीत करने के लिए। और फिलहाल के लिए बड़ी खबरें में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।